आज की हमारी क्लास का विषय है पश्चिमोत्तर भारत में मौर्योत्तर काल में विदेशी जातियों के जो आक्रमण होते हैं उनके बारे में इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। उन विदेशी जातियों में चार हैं। कौन कौन से हैं? इंडो ग्रीक या एवन या कह सकते हैं एवन। दूसरे हैं पार्थियन और शक और कुषाण। इन चार जातियों ने भारत पर आक्रमण किए। चार जातियों में ये दो जो है सिकंदर के जो साम्राज्य था उससे स्वतंत्र हुए, उसके राज्य स्वतंत्र हुई जातियां थी। हिंद एवन थे, इंडो ग्रीक और पार्थियन। और शक और कुषाण ये चीन की सीमा पर लगे हुए खानाबदोश जातियां थीं जो चीन पर शी हुआंगती द्वारा जो चीन की दीवार बनाई गई और वहाँ से जब वो सशक्त शासक ने प्रेशर डाला इनको तो इन्होंने भारत की तरफ रुख किया। इन चारों जातियों के अध्ययन की जो रूपरेखा है इसको हम यूँ समझ सकते हैं। अगर हम सेल्यूकस का जो राज्य था, सेल्यूकस का राज्य जो है, सिकंदर का राज्य जानते हैं कि मैसेडोनिया, सीरिया, भारत में बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान, इन सब क्षेत्रों पर उसका शासन था। लेकिन सेल्यूकस के राज्य में मेनली जो भारतीय सीमा से लगे राज्य थे दो थे। कौन कौन से थे? बैक्ट्रिया और पार्थिया। बैक्ट्रिया में इन दोनों शासकों में 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया और पार्थिया 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया और पार्थिया में सेल्यूकस के जो गवर्नर थे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया में मूलतः उस समय था डायोडोटस फर्स्ट। ये कुछ इसकी अधीनता मानता था सेल्यूकस की, लेकिन डायोडोटस सेकंड जो है ये अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र कर लिया इसने। इसी तरह से पार्थिया में ऑरेक्सस था इसके समकालीन, जो डायोडोटस समकालीन था ऑरेक्सस था। डायोडोटस सेकंड के बाद यहाँ पर दो शाखाएं होती हैं। एक तो होती है डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स। यहाँ पहले तो डेमेट्रियस सशक्त होता है। डेमेट्रियस जब सशक्त होता है तो ये आगे बढ़ता है और पंजाब पर अपना अधिकार करता है। सियालकोट को पंजाब पे अधिकार करता है, पंजाब पर अधिकार करता है और सियालकोट को अपनी राजधानी बनाता है। डेमेट्रियस जो है पंजाब पर अधिकार करता है, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाता है और इसी का वंशज जो था वो था मिनांडर। डेमेट्रियस का जो समय था 220 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व तक। उसी तरह उसी समय डेमेट्रियस जब ये पंजाब में बिजी था, ये आगे बढ़ा, तो इस समय यहाँ पर यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में विद्रोह हुआ। डेमेट्रियस जब बैक्ट्रिया से छोड़ करके पंजाब पे अधिकार किया, सियालकोट को राजधानी बनाया, तो यहाँ पर यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में विद्रोह हुआ और यहाँ पर एक शासक हुआ। यूक्रेटाइड्स की अध्यक्षता में जब विद्रोह हुआ तो इसने आगे बढ़ा और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई, जीता कुछ क्षेत्रों को और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ का ही शासक, तक्षशिला का ही शासक, हिंदवन शासक था एंटियालकिडास। इसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को, जो स्वयं को भागवत कहता था, काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में भेजा था, जो विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। और गरुड़ स्तंभ जो स्थापित हुआ था वो वैष्णव धर्म की या विष्णु पूजा का सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य है।
पुरातात्विक साक्ष्य है जिसको स्पष्ट रूप से उस समय जो है वैष्णव धर्म के एवं हिंद देवनों में प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से एंटीआलकिडास, तक्षशिला का शासक यूक्रेटाइस था, बाद में एंटीआलकिडास इसका राजदूत कौन था? इसने जो है अपने राजदूत को भेजा था काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में। इसके बाद जो है डेमेट्रियस मिनांडर, यहाँ पर मिनांडर का जो शासन था, मिनांडर ने 160 बीसी से 120 बीसी तक शासन किया। मिनांडर का सियालकोट पर शासन था। हम जानते हैं कि मिलिंद पन्हो एक बुक है, मिलिंद पन्हो, जो पाली में लिखी गई है। नागार्जुन और मिलिंद के नागसेन या मिलिंद के नागसेन को नागार्जुन भी कहते हैं। इनसे इनके बाद विवाद का जो विवरण है वो मिलिंद पन्हो में है। पाली भाषा के ग्रंथ बहुत बार पूछा जाता है। ये जो वार्ता है नागसेन प्लस मिनांडर, ये क्या है? मिलिंद पन्हो या मिलिंद प्रश्न, मिनांडर के प्रश्न, मिलिंद पन्हो, ये पाली भाषा का ग्रंथ है। ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। इनकी वार्ता का जो है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये बौद्ध हो गया था। तो इससे लगता है कि यहाँ की धर्म संस्कृत लोग अपना रहे थे। ये तो हो गई बैक्ट्रिया की बात। पार्थिया में और एक्सक्स के बाद 250 ईसा पूर्व में और एक्सक्स शासन हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो अगला शासक हुआ, यहाँ डेमेट्रियस का जो समकालीन था मिथ्रेडेटस प्रथम, यहाँ पर पार्थिया में मिथ्रेडेटस प्रथम हुआ। ये डेमेट्रियस का समकालीन था, यानी इसका समय 220 ईसा पूर्व से 175 के आसपास था, ईसा पूर्व के आसपास मिथ्रेडेटस प्रथम हुआ। और मिथ्रेडेटस के बाद अगला ये पार्थियन, इस शाखा के जो हैं ये पहलव कहलाए। पहलव ये थे इंडो ग्रीक। बैक्ट्रिया के जो आए ये इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक। इन्होंने सबसे पहले लेख चित्रात्मक सिक्के चलाए, जिससे बाहर अभी तक केवल जो मुहर या आहत सिक्के चलते थे, इस पर केवल चिन्ह होता था। अब ये इससे पता लगने लगा किस शासक द्वारा सिक्के चलाए गए, इसका समय क्या था, तो उस शासक के बारे में थोड़ी जानकारी मिलने, उसका धर्म क्या था, संस्कृत क्या थी, इसके बारे में सिक्कों से जानकारी मिलने लगी। इन्हीं इंडो ग्रीक सिक्कों से बाद में इसी की नकल पर भारतीय शासकों ने भी इस तरह के सिक्के प्रचलित करने शुरू किए। मिथ्रेडेटस प्रथम 220-175 ईसा पूर्व में था। इसका जो अगला शासक था माउस था। ये पहलव वंश है और ये इंडो ग्रीक थे। पार्थिया से पहलव हुआ है, तो माउस के बाद गुंडफर्न या गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस था ये, गुंडफर्न। इसके समय में सेंट टॉमस नामक ईसाई आया था। सेंट टॉमस नामक ईसाई आया था धर्म प्रचार के लिए। ये बहुत बार पूछा गया भी। गोंडोफर्निस जो पहला शासक था, इसके समय सेंट टॉमस नामक ईसाई भारत आया था। अब यहाँ देखते हैं कि इस मैप को अगर हम देखें तो ये मैप जो है भारत का है, ये है कैस्पियन सागर है, ये फारस की खाड़ी है, ये अरल सागर है। इसमें जो आक्रमण हुआ पार्थियनों का, उनका चूंकि ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में था, बैक्ट्रिया और पार्थिया, तो इस तरह से ये आक्रमण ऐसे ही हुआ, सीधे बैक्ट्रिया पार्थियनों का आक्रमण इधर से ही हुआ। और ये बैक्ट्रियन पार्थियन का आक्रमण इस तरह हुआ। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अन्य आक्रमण हुए उसमें शक थे, कुषाण थे। ये तो हो गया सेल्यूकस के राज से जो स्वतंत्र हुए राज थे। दो आक्रमण जो हुए, पहलव के और इंडो ग्रीक और पहलव के आक्रमण। इसके बाद हुआ शक और कुषाण का आक्रमण। अब शक और कुषाण जो थे ये सीथियन और यूची दो कबीले थे। सीथियन और यूची ये चीन की बॉर्डर पे थे। ये कहाँ थे? ये चीन के बॉर्डर पे थे। चीन है मान लिया, चीन के बॉर्डर पे थे। यहाँ पर महादीवाल जब बन गई तो इनको वहाँ से सी हुआंगती ने खदेड़ा जब, तो इन सबों की, ये यूची कबीला है,
यूची कबीला ये आया भारत में, और शक यहाँ से आए, शक कबीला यहाँ से आता। शकों में, शक के जो कबीले थे इसमें शक आक्रमण जो हुआ, इसमें दो शाखाएं, दो शाखाएं बनी, दोनों में दो दो बने। जैसे उत्तरी शक, उत्तरी शक और पश्चिमी शक। अब देखिए, यहाँ से शकों का आक्रमण जब होता है तो ये ऐसे आते हैं यहाँ से, फिर यहीं से ये इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं। इधर मतलब ये तक्षशिला का, ये इन्होंने अपने क्षेत्र तक्षशिला को बनाया। फिर ये पश्चिमी शक दो भाग बनते हैं। फिर ये मथुरा, उत्तरी क्षत्रप, तक्षशिला और मथुरा, ये उत्तरी क्षत्रप हो गए। फिर पश्चिमी क्षत्रप भी दो भाग में बढ़ते हैं। एक तो होता है उज्जैन के क्षत्रप, और ये हैं नासिक के क्षत्रप। ये दोनों ज़्यादा फेमस होते हैं। उज्जैन के क्षत्रप कार्धमक कहलाते हैं, कार्धमक, और नासिक के क्षत्रप छहरात। इसमें चष्टण, उज्जैन के क्षत्रपों में चष्टण था और रुद्रदामन। हम जानते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो पहला अभिलेख है संस्कृत में, ये हम देखते हैं। और यहाँ पर भूमक और नाहपान, भूमक और नाहपान नासिक के क्षत्रपों में। तो इस तरह से चार शाखाएं होती हैं। उत्तरी क्षत्रप में दो होते हैं, कौन कौन से? तक्षशिला के क्षत्रप और दूसरे तक्षशिला के अलावा ये है मथुरा के क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप की दो शाखाएं, पश्चिमी क्षत्रप की दो शाखाएं, एक तो नासिक और दूसरे उज्जैन। यहाँ दो फेमस शासक हुए, भूमक और नाहपान। यहाँ दो शासक हुए महत्वपूर्ण शासक, चष्टण और रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है, इससे मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ पर किस तरह से इस रुद्रदामन ने मौर्यों द्वारा बनवाई गई झील का टूट गई थी, उसको बिना पैसे लिए, बिना कोई कर लिए जनता से इसने मरम्मत कराई और जनता के लिए फिर उपलब्ध कराया। तो इस तरह से क्षत्रपों के जो दो भाग थे, शक के, ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे शक। तो दो भाग बनते हैं। एक तो ये उत्तरी में तक्षशिला गए, मथुरा, दो सेंटर बनते हैं उनके शासन के। और पश्चिमी क्षेत्रों में एक उज्जैन, एक नासिक, इनमें दो भाग बनते हैं। तो इस तरह से इसके बाद एक और होता है, एक और इन्वेजन होता है, एक और आक्रमण होता है कुषाणों का। कुषाणों में यहाँ से ही ये भी जो ये शाखा थी, ये तो शक यहाँ से आए। यहाँ कुषाणों की जो शाखा थी, यहाँ पर यूची कबीला था। यूची कबीले में दो शाखाएं। एक तो कनिष्ठ यूची कबीला जो है ये तिब्बत की तरफ टर्न हो गया। कौन? कनिष्ठ यूची। और जो ज्येष्ठ यूची कबीला था ये भारत की तरफ आया। ज्येष्ठ यूची कबीला ये भारत की तरफ आया, ज्येष्ठ यूची कबीला। इसके शासक जो कुषाणों का जो कुजुल कटफिसिस मुख्य शासक था, कुजुल कटफिसस, ये यूची कबीले का जो मुख्य था। इसके पांच वंशों को या पांच कबीलों को इकट्ठा किया। को मिलाया और ये भारत में इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। कुजुल कटफिसिस के बाद भीम कटफिसिस हुआ। भीम कटफिसिस के बाद अगला शासक कनिष्क हुआ, जो मुख्य शासक था। बीच में और शासक हुए, लेकिन मुख्य शासक कनिष्क हुआ, जिसने शक संवत चलाया। कनिष्क के बाद शकों के विजय के अनुरूप उपलक्ष्य में चलाया था, जो भारत सरकार का भी इस समय संवत के रूप में यूज किया जाता है। हुइस्क हुआ, फिर वासुदेव। इस तरह से एक
अलग शाखा इसने पंजाब में पुरुषपुर को राजधानी बनाया, मथुरा को भी इसने जो है केंद्र के रूप में अपने रखा। तो इस तरह से कनिष्क ने बहुत बड़ा साम्राज्य, एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाने का श्रेय पहली बार किसी भारतीय शासक के अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाने का श्रेय अगर जाता है तो कनिष्क को जाता है। इसने बहुत पश्चिमोत्तर के बहुत बड़े क्षेत्र को इसने अपने कब्जे में लिया, रेशम मार्ग पर इसने कब्जा किया, उससे जो आय हुई उसने अपने क्षेत्र को समृद्ध किया। सोने के सबसे शुद्ध सिक्के चलाए इसने, महायान धर्म को इसने प्रश्रय दिया। महायान धर्म बाद में कुंडल वन कश्मीर में इसने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया जिसमें संस्कृत का बोलबाला था। इस तरह से बहुत सारी उपलब्धियां कनिष्क द्वारा उपलब्ध की गई। द्वैत शासकत्व की विशिष्ट प्रणाली का प्रचलन किया, लंबे कोट का प्रचलन हुआ, इसके तमाम सारे साक्ष्य अभी हमारे जो है उसमें मिलते हैं। तो इस तरह से 4 जो इन्वेजन हुए, शक, इंडो ग्रीक, पहलव, शक और कुषाण। इंडो ग्रीक में फिर से एक बार देख लीजिए, इंडो ग्रीक में 2 शासक थे, 2 स्वतंत्र हुए, बैक्ट्रिया और पार्थिया। बैक्ट्रिया पार्थिया का जो एक शासक था उसमें मिनांडर मेन था, डायोडोटस सेकंड, इसके बाद ड्यूक्रेटाइड, 2 वंश यहाँ हुए, ड्यूक्रेटाइड तक्षशिला में इसने शासन किया और एंटियालकिडास को काशीपुत्र भागभद्र के दरबार में इसने भेजा। डेमेट्रियस का जो वंशज था इसने पंजाब के सियालकोट को राजधानी बनाया और मिनांडर इसके वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। मिलिंद पन्हो जो नागसेन द्वारा बौद्ध इसके होने की कहानी बताता है। पार्थिया का जो सेल्यूकस के राज्य का जो पार्थियन गवर्नर था, ऑरेक्सस, जब स्वतंत्र हुआ ऑरेक्सस तो उसने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। और मिथ्रिडेटस जो डेमेट्रियस का समकालीन था, इसने अलग वंश इसका चलता है यहाँ पर पहलवों का। और ये माउस, गोंडोफर्निस और सेंट टामस नामक एक ईसाई गोंडोफर्निस समय में आया था। तो ये महत्वपूर्ण एक वंश है जो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद शकों का 2 शक जो आते हैं यहाँ से, तो ये 2 शाखाओं में, उत्तरी शाखा और पश्चिमी शाखा। उत्तरी शाखा में तक्षशिला एक शासन केंद्र बनता है, मथुरा। पश्चिमी शकों में इसमें भी 2 केंद्र बनते हैं, नासिक और उज्जैन। नासिक में भूमक और नाहपान है और उज्जैन के छत्रपुर में जस्टण और रुद्रदामन। कुषाण की इसके बाद एक यूची एक कबीला होता है, शकों सीथियन, इन्हें सीथियन कहा जाता था। भारत में इनको शक कहा गया है। कुषाण या कुईसांग मतलब अपने 5 कबीलों को मिलाने के कारण इसको कुईसांग कहा जाता था, तो कुषाण नाम प्रचलित हो गया। तो कुजुल कटफिसिस ने 2 शाखाएं थी, कनिष्ठ यूची, ज्येष्ठ यूची। कनिष्ठ यूची तिब्बत में जाके बस गई और ज्येष्ठ यूची जो कबीला था, ज्येष्ठ यूची, ये भारत में आया और इसने कुजुल कटफिसिस के नेतृत्व में 5 कुईसांग को या अपने कबीलों को मिलाया और एक अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और कुषाण साम्राज्य की स्थापना की। कुजुल कटफिसिस, फिर उसके बाद भीम कटफिसिस में हुआ, कनिष्क हुआ, हुविस्क हुआ और वासुदेव हुआ। इस तरह से विदेशी आक्रमणों का जो क्रम है एक तरह से ये स्पष्ट रूप से इसमें आप क्लियर कर पाए होंगे, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगला वीडियो ये कुषाण वंश के संबंध में, इंडो ग्रीक की उपलब्धियां क्या है, इसमें कौन कौन से शासक थे उनके विषय में विस्तृत जानकारी, शकों के विषय में विस्तृत जानकारी, इसके अलावा पार्थियन शासक पार्थियन कौन थे, इनकी क्या उपलब्धियां हैं, शक कौन थे, इनकी क्या उपलब्धियां हैं, इनके बारे में विशेष जानकारी अगली क्लास में आप देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।